सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत सी खबरें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खबर आपको दे दें और आपको बता दें कि पाक फ़ौज में कुछ तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं और मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह बाबर इफ्तिखार नए DG ISPR मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का तबादला कर दिया गया है और उनको GOC उकाड़ा मुकर्रर कर दिया गया है। इस बारे में ज़रा अपडेट ले लेते हैं। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा, ये तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, DG ISPR नए तैनात हुए हैं और जो पहले जो DG ISPR हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनकी नई पोस्टिंग हुई है, उन्हें GOC उकाड़ा लगाया गया है। नए जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को तैनात किया गया है DG ISPR और आर्मर्ड कोर से उनका ताल्लुक है। आर्मर्ड कोर की यूनिट 6 लांसर में उन्होंने 1990 में फौज में कमीशन हासिल किया और वसी तजर्बा है उनका पाक फौज में जो पेशा वराना खिदमात की अंजामदही का। कमांडर के ग्रेजुएट हैं और जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उर्दन के जो रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैं उसके भी ग्रेजुएट हैं। जो दौरान मुलाजमत उन्होंने मुख्तलिफ जो कमांड स्टाफ पोजीशन पर काम किया है, ब्रिगेड मेजर रहे हैं, इन्फेंट्री के ब्रिगेडियर स्टाफ के ओहदे पर तैनात रहे हैं। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ज़ के दौरान जो इन्फेंट्री और आर्मर्ड ब्रिगेड है उसकी भी कमांड की है और NDU और PMA में इंस्पेक्टर की खिदमात भी सर अंजाम दी है। उनके 4 बेटे हैं और अब पाक फौज जो मुसल्लह अफवाज की जो तर्जुमान है वो अब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर, हमें इस हवाले से अपडेट दे रहे। तो आगे बढ़ेंगे और एक और मामला है, ये जो तब्दीली है ये है IG सिंध की। इसमें हम देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्मी है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज भी एक मुर्तज़ा वहाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नई चार्जशीट जो है वो तैयार की गई IG सिंध के लिए और ये बताया गया कि IG सिंध जो हैं वो अहकामात नहीं मानते थे, उन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए और अब नए IG सिंध के लिए नाम जो है वफाक को भिजवा दिए गए हैं। वफाक भी सारे इस तमाम चीज़ों को देख रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट भी आई और रिपोर्ट में ये कहना है कि वजह ये बनी कि सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख जो हैं वो शिकारपुर में जो दहशतगर्द अनासर हैं, जो जराइम पेशा अनासर हैं, उनकी सरपरस्ती करते थे और उनके दबाव पर ये जो छुट्टियों पे भेजा गया है IG सिंध साहब को हटाया गया, ये इसलिए हुआ है। ज़रा इस पर हम मौक़िफ़ लेंगे और पीपल्स पार्टी इस पर क्या कहती है और ख़ुद इम्तियाज़ शेख साहब क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें। पहले ज़रा इस खबर के हवाले से उनसे जान लेते हैं कि मामला उठा कहाँ से, यहाँ तक कैसे पहुँचा और अब क्या मामलात हैं। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक चार्जशीट आई कल, फिर आज एक चार्जशीट आई, फिर ये एक रिपोर्ट आ गई। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, ये इसका पस मंज़र क्या है और अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है IG सिंध का? देखें, आज हम पूरे दिन से देख रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत कोई शिकवा करती है तो पुलिस की जानिब से भरपूर उसका जवाब दिया जाता है और वो भी जवाब शिकवा करते हैं। जिस तरह बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने सिंध पुलिस पे एक चार्जशीट लगाई तो फिर पुलिस की जानिब से भी एक खुफिया रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई और वो मंजर आम पे आ गई, जो मीडिया में चल गई। वो थी सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब के ख़िलाफ़। उसके बाद अब ये भी देखने में आया है कि अब से कुछ देर बाद सूबाई वज़ीर तवानाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कि सिंध असेंबली के सामने बैरिक्स में शाम 6 बजे का टाइम उन्होंने दिया है। अच्छा। और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो कहते हैं कि मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं मन गढ़त हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन मेरे पास वो 20 पेज की ये सीक्रेट रिपोर्ट है जो बोल न्यूज़ ने अपने नाजरीन के लिए हासिल की और ये सीक्रेट रिपोर्ट जो है DIG लड़काना को लिखी गई थी और SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान ने लिखी थी। इसमें वो नंबर्स दर्ज हैं, इसमें वो नाम दर्ज हैं, इसमें NIC नंबर दर्ज है और इसमें वो फ़ोन कॉल के नंबर भी दर्ज हैं। ये तमाम वो 20 पेज की जो रिपोर्ट है इस वक्त हमारे हाथ में जो है, इसमें हर चीज़ दर्ज है। लेकिन इस पर उसके बाद हमने जब सूबाई वज़ीर तवानाई का मौक़िफ़ लिया है तो उन्होंने इस रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है। उनका ये कहना है कि इस रिपोर्ट में जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात को जाहिर किया गया है मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। उनका ये कहना है कि मेरे बेटे का जो नंबर इसमें डाला गया है वो नंबर भी गलत है और जिन लोगों की सरपरस्ती का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यही मामला। अब इस मामले पे आज दिन भर से हम देख रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी वर्जन आ रहा है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली आदिल शेख साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। इस पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रिएक्शन आ गया है। मतलब आज पूरे दिन से ये चीज़ें ऐसी सामने आती जा रही हैं। और दूसरी जानिब जो IG सिंध के करीबी पुलिस ज़राए के जो हल्के
होते हैं, उन्होंने भी चीज़ें पब्लिक करना शुरू कर दी हैं। मेरे पास एक ऐसी शीट है जिसमें ये ऐसा मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ जिसमें पुलिस की जानिब से सिंध हुकूमत को लिखा गया, ये वो 14 पुलिस के अफसरान हैं जिनके खिलाफ पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दी गई सिंध हुकूमत को कि ये जो हैं पुलिस की वर्दी में होते हुए पुलिस के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे मिसकंडक्ट पेंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध लिखा हुआ है इस रिपोर्ट पे। 14 ये एसपी रैंक के अफसरान हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं और सिंध हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं करी। इसके साथ साथ जब आज बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध पुलिस के खिलाफ चार्जशीट पेश की, उन्होंने कहा कि जराइम का गिराफ बड़ा है, तो उस पर भरपूर हमने देखा कि जवाब शिकवा आया और वो जवाब शिकवा पुलिस की जानिब से आया और उसका भी उन्होंने डॉक्यूमेंट विद फिगर्स जारी करा। उनका ये कहना है कि कलीम इमाम साहब के दौर में 23% FIR का इंजराज ज़्यादा हुआ है। इसके साथ साथ 7% वो कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ नीचे गया है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो पुलिस के मसाइल थे उनको काफ़ी ज़्यादा हल किया गया है और उन्होंने इसके भी डॉक्यूमेंट जारी किए। अब यानी कि पुलिस लेकिन ये मामला इतना अनयूजुअल क्यों हो गया? जिस तरह पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई तो IG तब्दील होते हैं, यहाँ इतना अनयूजुअल क्यों है मामला? देखिए, इससे पहले जब एडी ख्वाजा साहब का मामला था तब भी सिंध हुकूमत और एडी ख्वाजा साहब के दरमियान एक सख्त जंग चलती रही। जब वो सर जंग थमी तो फिर एडी ख्वाजा साहब को जाना पड़ा। बैरिस्टर ये जो कलीम इमाम साहब हैं ये भी क्योंकि अच्छी शोहरत रखते हैं और ये भी जो हैं अपने काम की वजह से जो है इस वक्त उनके साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वफाकी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। आज जिस तरह से मुत्तहदा का वर्जन सामने आया, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि कलीम इमाम साहब को ओहदे से ना हटाया जाए और इसके ज़रिए लोकल बॉडीज़ जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन है उसको उस पर असर पड़ेगा। मैं आती हूं आपकी जानिब। ज़रा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो चार्जशीट आई है पीपल्स पार्टी की, अब उस पर ये रद्द-ए-अमल जो आ गया है, ज़ाहिर पुलिस का भी आ गया है। आज इस दामना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया दामना साहब। ये जो एक रिफ्ट है ये आज की नहीं है, चाहे ये IG सिंध का मामला हो, ये कोई भी मामला हो, वफाक और सिंध में ठंडी क्यों रहती है और फिर ये IG सिंध के मामले पर इतना अनयूजुअल क्यों हो गया है मामला? हर कोई क्यों बोल रहे हैं? देखें, मेरे ख्याल में सिंध एक नाम ही ऐसा है और दूसरी बात की वहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पे हमेशा इस तरह की सियासत होती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये अलमिया है बड़ा कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो अपने बकाया सूबों के अंदर IG तब्दील करें तो वो उन सूबों का राइट है, सूबाई हुकूमतों का राइट है। सिंध में जैसे या तो सिंध पाकिस्तान का सूबा ना हो या यहाँ पर कोई आईनी हुकूमत मौजूद ना हो। इससे पहले अभी आपके साथी ने कहा एडी ख्वाजा साहब की बदली, हाँ ये बात मानते हैं कि जब भी सिंध में इस तरह की कोई ट्रांसफर की बात आती है तो वहाँ सिविल सोसाइटी मैदान में आ जाती है, वहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमें बीच में आ जाती हैं, वहाँ पर मीडिया में 4 रोज तक जो है वो बहस होती रहती है। अब मिसाल के तौर पर पंजाब में जब 5 IG तब्दील किए गए तो आप तो रियासत मदीना वाली हुकूमत है, उसकी पार्टी है और आप पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का बड़ा इरादा रखते हैं, तो वहां पर क्या वजह है कि 15 महीने में 5 IG और 3 चीफ सेक्रेटरी और KP के अंदर 3 IG तब्दील किए गए हो? और खुद इस्लामाबाद में जब एक वजीर का मामला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन थी कि नहीं करेंगे और उस शख्स को काबीना में नहीं लेंगे। हुआ ये कि IG तब्दील हुआ और वो शख्स आज भी आपको वफाकी काबीना में मिलेगा। और कलीम इमाम जो है वो PTI के जो प्राइमरी स्टेज के दिन थे जब गवर्नमेंट उनकी आई थी तो पंजाब से क्यों तब्दील किया गया? जब इतने बड़े जबरदस्त अरेस्ट हैं और हालात पे वो कंट्रोल कर सकते थे तो पहले IG जो पंजाब से PTI ने चेंज किया विद इन द 1 मंथ वो कलीम इमाम साहब थे। तो इसको अभी भी पंजाब में ले जाए आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर आप पुलिस चले, ये तो गिरफ्त है ना, ये बात तो मैंने की, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, ये बहुत सतह सवाल है। वो सवाल ये है कि अमन अमान की सूरत हाल पहले से बिगड़ रही थी, अगवा के केसेस हुए, उस वक्त क्यों चेंज नहीं किया गया, आज क्यों चेंज किया जा रहा है? देखिए, मुख्तलिफ मौकों पे सिंध गवर्नमेंट ने IG को तब्दील करने की कोशिश की और फिर ये खातरी कराई गई कि जनाब अब जो है वो मामला तौर पर कोई भी वाकया होता है तनकीद किस पे होती है? सूबाई गवर्नमेंट पे होती है। जाहिर है जब तनकीद सूबाई गवर्नमेंट पे होती है और सूबाई गवर्नमेंट अपने एक मैनेजमेंट के तहत अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे हेड ऑफ द पुलिस को अगर चेंज करना चाहे तो वहां पर आप आगे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 IG जो PTI ने चेंज किए, क्या वहाँ की सूरत हाल ये थी? आप कहते हैं कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, तो ये जो पार्टियां आज IG के मसले पे सामने आ रही हैं, अगर ये IG की ट्रांसफर पोस्टिंग
कुछ दिन के लिए खत्म भी हो जाती है और कंटिन्यू करते हैं आईजी साहब। खुदा ना खास्ता, मैं अगेन कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकया है तो ये पार्टियां तनकीद नहीं करेंगी सूबाई हुकूमत के ऊपर, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पे ये आईजी आएंगे। इसलिए भाई ये फोर्स के सरबराह हैं, सिविल फोर्स के सरबराह हैं, इस तरह ना करें। अगर आप कहते हैं कि पुलिस आईजी तब्दील ना हो और आने वाला आईजी जो होगा फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आईजी ले ले, सूबाई गवर्नमेंट पे कोई तनकीद नहीं होगी। लेकिन ये जो मामलात हैं ये तो इतने आम मामलात नहीं है, अमन अमान की बात हो या फिर सिंध का कोई भी मसला हो, आप लोग आपस में एक सामने खड़े क्यों जाते हैं, बैठ के बात क्यों नहीं करता वफाक और सिंध? देखें, सिंध ने हमेशा कोशिश की है वफाक से बात करने के लिए। वो सिंध के बजट का इशू हो, सिंध के आईनी पैसे जो सूबे वफाक को देने, सीसीआई का इजलास जो सूबों के, ये तमाम मामला उस प्लेटफॉर्म पे हल होने हैं। और सीसीआई का आइन कहता है कि 3 माह के अंदर सीसीआई का इजलास हो, 1 साल तक नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट 7 मरतबा खत लिख चुकी है प्राइम मिनिस्टर को, वहां से आपको जवाब नहीं आता किसी लेटर का, तो कहाँ जाए सिंध गवर्नमेंट? और जो उनके अपने पावर है वो भी इस्तेमाल करें तो कयामत बर्पा हो जाती है, बाकी सूबे करें तो वाह 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 वो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो तमाम चीजों के हकदार बन जाते हैं। देखिए ये रवैया जो है मेरे ख्याल में एक सूबाई हुकूमत को टारगेट करने की बात है। और वो पार्टियां जो आज आईजी की ट्रांसफर पे होती हैं, अगर ये आईजी कंटिन्यू होता है और खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो गया तो ये लिख के दे दें कि वो तनकीद नहीं करेंगे सूबाई हुकूमत से, फिर सारे इख्तियारात आईजी के दे देते हैं, फिर सारे मामला आईजी देखें तो फिर। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, जो सीक्रेट रिपोर्ट आई है इस पर आप धामरा साहब क्या कहेंगे? फौरन ही आप जवाब आ गया इसका और ये पूरी आईडी कार्ड्स हैं, नंबर्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हैं, ये सब दे दिया गया है। इस पर क्या आप लोगों का मौक़िफ़ है? देखिए ये तमाम रिपोर्ट के बावजूद आपके चैनल पे ही तनकीद होती रही है सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर के कराची के मामला फिर से बिगड़ रहे हैं और फला जगह जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, तो इस चीज को भी तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर ये सारी चीजें ये रिपोर्ट होंगी तो वो चीजें भी रिपोर्ट होती हैं, वो चीजें रिपोर्ट होती है। कलीम इमाम जो है वो पीटीआई की तरफ से भेजे गए थे सिंध में, टेकर गवर्नमेंट से लेके कंटिन्यू एक ही आईजी चल रहा है, एक सूबे के अंदर चेंज नहीं हुआ है। पीटीआई की हुकूमत के बाद कंटिन्यू एक आईजी चल रहा है, जबकि वो खुद 5-5 आईजी तब्दील कर चुके हैं। तो बताएं उन्होंने क्यों किया, सही क्या रीजन से? वफाक जवाब दे। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन धामरा साहब, बहुत शुक्रिया। शेब, मुझे जो अभी तक में आई है धामरा साहब की गुफ्तगू से वो ये समझ में आई है कि एक्चुअली वफाक का रसूख था, वफाक मुदाखलत कर रहा था आईजी सिंध के जरिए सिंध में, इसलिए ये मामला हुआ जो अभी तक मुझे समझ आया। देखिए सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का तो यही स्टांस है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी सीएम सिंध मुराद अली शाह से रब्ता किया है, उन दोनों के दरमियान ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ और यकीनी तौर पे यही मामला है, क्योंकि दिन भर से मीडिया में आज ये मामला हाईलाइट हो रहा है। कल से परसों से 2 दिन से ये बात चल रही है कि कलीम इमाम को हटाया जा रहा है, गुलाम कादिर थेबो को लाया जा रहा है या किसी और पुलिस अफसर को लाया जा रहा है। 3-4 नाम मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। अब इस मामले के बाद देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर खुद सीएम सिंध से रब्ता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मामला वफाक और सिंध के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके साथ साथ अब जो MQM है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई की आदत है कराची की, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर करके जवाब दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जवाब दे रहे हैं जो कि इस वक्त सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं, वो भी भरपूर जवाब दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद सूबाई वजीर तवानाई भरपूर तरीके से जवाब देने जा रहे हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये मामला तो अभी हल नहीं हो रहा और ये पिंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीटें, डॉक्यूमेंट्स निकल के सामने आते जा रहे हैं। अवाम के जो मसाइल है ना वो वहीं के वहीं हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इन सब के लिए बहुत शुक्रिया आपका शुएब बर्नी, आप हमें तमाम तरदारे आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और ये मामला उठ के चला गया दायरे वफाक और वहाँ पर भी डिस्कशन हो रही है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है जहाँ पर यह मामला भी ज़ेर गौर आएगा और इत्तेहादियों वाला मामला भी ज़ेर गौर आएगा। शहबाज अहमद से जानते हैं। शहबाज, असल एजेंडा क्या है आज की कोर कमेटी इजलास का? जी देखिए सुमैया, आज सिर्फ कोर कमेटी नहीं है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कहा जाए कि अवानों में हलचल तो गलत नहीं होगा क्योंकि आज 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इजलास हैं। एक इजलास इस वक्त भी चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसमें वफाकी वज़रा शफकत महमूद, फवाद चौधरी, फिरदौस राशिद अवान, असद उमर, वज़ीर आला पंजाब जो है वो शरीक हैं, जिसमें स्ट्रेटजी जो है तय की जा रही है कि इत्तेहादियों को कैसे मनाना है, अपोजिशन से कैसे निपटना है। और दूसरा इसके अब से कुछ देर के बाद यानी कि 5:30 का टाइम दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर के बाद कोर
कमेटी का इजलास शुरू होगा, जिसके एजेंडे में टॉप पर तो यही है कि नाराज उनको कैसे मनाना है, क्योंकि 2 रोज में 4 इत्तेहादियों से मुलाकातें होगी। यानी कल BAP से मुलाकात हुई, फिर शाम मुस्लिम लीग काफ से, आज GDA से मुलाकात हुई और अब से कुछ देर कल जो है BNP मेंगल से मुलाकात हुई। सबके तहफुजात जो है तरक्याती फंड्स हैं, BNP मेंगल के जो तहफुजात में था लापता कारकुनान का मामला था वो था, और MQM अभी जो कि अभी तक नाराज है, उससे असद उमर की मुलाकात के बाद कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो चुकी है। तो मेन एजेंडा तो उसका ये इत्तेहादियों वाला है। उसके अलावा जो IG सिंध की तब्दीली का मामला है वो भी इजलास में जरा को रहेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत का एक क्लेम है कि जो वज़ीर आला से ज़्यादा मुलाकात हुई थी उसमें ये डिस्कस हो चुका था, लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन इस सिलसिले में गवर्नर सिंध ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिसमें जो है वो इस हवाले से मुशावरत भी होगी। और उसके अलावा शहबाज, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बड़े अहम आज डेवलपमेंट्स हैं और ये तमाम तर मामलात हैं। निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर इत्तेहादी अगर रूठ गए हैं और कुछ नून लीग भी ये खबरें देती हुई हमें नजर आई चीमा साहब कि बहुत कुछ होने वाला है, ये तो अभी आगाज़ हुआ है, तो क्या कुछ अंदरूनी खाना आप लोगों के भी राब्ते चल रहे हैं इत्तेहादियों से, पंजाब में खास तौर पर? सुमैया, अंदरूनी खाना भी और बैरून खाना भी, हर तरफ ये है कि इन्होंने 1.5 साल में इनके करतूतों ने जो हशर कर दिया इस कौम का, जो जुल्म किया इस कौम के साथ महंगाई की शक्ल में, महंगाई के जो बम एक तवातर और तसलसल के साथ गिराए जा रहे हैं पिछले 1.5 साल में, उसकी वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। देखें, कई बार हम गुजारिश करते हैं कि हज़रत अली का कौल सबको पता है, हज़रत अली का फरमान है कि कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती। जो जुल्म इन्होंने किया है ये है कि उसकी बिना पर मैं समझता हूँ कि गरीब लोग हक बजानिब हैं और जोलियाँ उठा के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस्ना ज़ालिम हुकूमत से। तो क्या आपको लग रहा है इस साल हुकूमत चली जाएगी? इत्तेहादी हैं जो सुमैया जो इत्तेहादी हैं, इनके इत्तेहादी दरअसल ये कोई ऐसा मसला नहीं है। असल में इत्तेहादी जो हैं हवाओं के बदलते हुए रुख जो है वो भाप गए हैं, उनको पता है कि ये कश्ती डूबने वाली है, इस डूबती हुई कश्ती से निकलना ही अब बेहतर है। यानी कि ये मना नहीं पाएंगे इत्तेहादियों को, चीमा साहब मना नहीं पाएंगे, आप ये गुमान जाहिर कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इत्तेहादी जो है वो बड़े दूरअंदेश है, समझ गए हैं कि ये डूबती हुई कश्ती में सवार रहने का मजीद कोई जवाब नहीं है। अच्छा धामरा साहब, आप क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, वाकई अब ये डूबती हुई कश्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? देखिए, बिल्कुल मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मगर मैं थोड़ा सा पिछली पॉइंट पे आऊंगा कि जो खतरनाक बात हो रही है PTI की जानिब से वो ये हो रही है कि एक इंतजामी मामले को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया है, वो पुलिस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, वो IG की बदली रुकवा कर IG को असरअंदाज होंगे। ये बड़ा खतरनाक अमल है कि दूसरे सूबों में अगर ये इंतजामी एक्शन होते हैं तो अपोजिशन इस तरह का एक्ट नहीं करती। वहाँ की सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो अपनी मैनेजमेंट के हवाले से कोई ट्रांसफर और पोस्टिंग करें, मगर यहाँ की ट्रांसफर का मसला बना के और मेरे ख्याल में एक बड़ी खतरनाक गेम खेली जा रही है। नहीं तो वज़ीर आला सिंध का राब्ता हुआ है वज़ीर आज़म से, तो क्या उन्होंने अपने खदशात का इजहार नहीं किया? मेरे ख्याल में ये सारी जो पुशिंग है सिंध में PTI को, ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी से हो रहा है, सारी चीजें उनकी मर्जी से हो रही हैं। और वो ऐसे टीचर हैं कि जिनके जो तुलबा हैं वो क्लास में शोर शराबा करते हैं, स्कूल में सबसे लड़ते हैं, इसलिए ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, आपने इत्तेहादियों के हवाले से जो सवाल पूछा है, जी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। जी, तो आपने जो इत्तेहादी के हवाले से सवाल किया, देखें इन्होंने इससे साबित होता है कि इन्होंने ना सिर्फ कौम से झूठ बोला, ना सिर्फ अपोजिशन से झूठ बोला, बल्कि इन्होंने डे वन से इत्तेहादियों से भी झूठ बोला है। आज यही सबब है कि तीनों इत्तेहादी जो एक बैसाखी के तौर पर मौजूद है फेडरल गवर्नमेंट में, अगर ये तीनों बैसाखियां में से एक भी बैसाखी गिर जाए हमेशा के लिए तो ये हुकूमत धड़ाम करके गिर जाएगी। मगर इनकी सारी तवज्जो सिर्फ अपोजिशन को गालिम गलोच करने के लिए है और नॉन इश्यूज को इश्यू पैदा करने के लिए है। अब इन्होंने जो झूठ बोला उनसे, जो वायदे किए उनसे, उसमें बिल्कुल वो झूठे साबित हुए हैं और नाकाम गए हैं। अपने इत्तेहादियों के वो प्रॉमिसेस जो किए गए हैं, अब कराची के अंदर मामला पैसों का है। अगर सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को कहे कि आप सूबे के आईनी पैसे दें तो हमें कहा जाता है कि धामरा साहब, ये जो पेशकश थी बिलावल साहब की, उसके बाद से मामला उठा है और MQM तो बड़ी नाराज चल रही है। वैसे तो कह रही है कि हुकूमत के साथ है, कोई राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी का MQM से बराह रास्त के जिसमें पेशकश को दोहराया गया? देखिए, मेरी सतह तक मुझे ये इल्म नहीं है कि राब्ते हुए हैं या नहीं हुए हैं। बहरहाल वो अलग बात है, मगर पहली बात तो MQM कह रही है कि हम तो इक्तदार से नहीं, हम तो काबीना से निकले हैं,
हुकूमत से नहीं निकले और उनमें से भी एक वजीर उनका काबीना में मौजूद है। तो अभी तो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला चल रहा है। हो सकता है कि ये राजी भी हो जाए अपनी हुकूमत से, मगर ये एक्सपोज कर दिया उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और पीटीआई को कि उन्होंने झूठे वादे किए और एक भी वादा नहीं वफा कर सके अपने इत्यादियों से। और देखा कि कौमी असेंबली के अंदर इनके कराची के जो अरकान हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं इनके वजीरों से, इनकी वजारतों से, वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने वॉकआउट की धमकी दे रखी है। तो कराची के अंदर की पार्टी की अपोजिशन अपनी जगह, मगर ये इत्तेहादियों की अपोजिशन अपनी जगह, मगर पीटीआई के विद इन पीटीआई अपोजिशन जो है वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। इसलिए ये टोटल जो है ये नाकाम हो गए हैं, इनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं और इनकी जो अवाम और खासतौर पर सूबा सिंध के साथ जो नारवा सलूक है वो अब एक्सपोज हो चुका है सबके सामने। सही है, हुकूमत एक्सपोज हो चुकी है, ये आपका पॉइंट था। बहुत शुक्रिया अजीज दामरा साहब। और चीमा साहब, मैं आपका बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपका एक के बाद आके लूंगी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करना और जरा बात करेंगे शहबाज शरीफ केस में जो उनके फ्रंट मैन थे, क्या हुआ क्या है, क्या इनका शफात उन्होंने कर दी, इस पर भी डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं इत्तेहादियों के मामले पर और जिस तरीके से अभी धामरा साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, तो निसार चीमा साहब आप भी ब्रेक से पहले कुछ कहना चाहते थे। नून लीग का जो इस पर मौक़िफ़ आया था, राना सना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वाक़तन कुछ हो रहा है मामला? नहीं समझिए, मैं पहले आपकी इजाज़त से ये जो आईजी की तैनाती वाला मामला है, इस बारे में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में आइनी और कानूनी पोजीशन भी यही है, असूली पोजीशन भी यही है और रवायत भी यही है कि जब भी मरकज़ी हुकूमत ने सूबे में, किसी सूबे में, वहाँ जिसकी भी हुकूमत हो, अगर सूबे में चीफ सेक्रेटरी या आईजी पुलिस की तैनाती करनी है तो उसके लिए सूबाई हुकूमत की रजामंदी ज़रूरी है। अब यह है कि अगर सूबाई हुकूमत यह है कि वो राज़ी नहीं है किसी आईजी से, तो उसको वापस वफाक को यह है कि उसको वापस बुलाना चाहिए। ये कानूनी पोजीशन भी है और रवायत भी यही है। अगर यह है कि वफाकी हुकूमत इस पे अड़ती है और इस पे अमल नहीं करती, तो ये सूबाई मामलात में ये बिल्कुल ये है कि बेजा मुदाखलत है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि धामरा साहब अभी बात कर रहे थे कि ये जिस तरह के टीचर हैं और जिस तरह उनके स्टूडेंट हैं, इमरान खान साहब ने अपने जो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की है उसकी एक रिफ्लेक्शन तो हमने चंद रोज़ पहले, 2 दिन पहले हमने देखी है कि एक टीवी टॉक शो में जिस तरह उनके एक स्टूडेंट ने टेबल के ऊपर ये है कि एक बूट रख दिया, अंदाज़ा कर ले, जिससे हर मुहज़्ज़ब शख्स का सर जो है शर्म से झुक गया। और ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये लोग जिन्होंने अखलाकी कदरों का जनाजा निकाल दिया है, ये है कि ये किस तरह इस मुल्क पे मुसल्लत हो गए हैं। ये बात यह है कि पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब ये है कि देखें, जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है, जिस तरह मैंने गुजारिश की, इत्तेहादी बहुत दूर अंदेश हैं और उनको नज़र आ रहा है कि ये लोग जो है इन्होंने जिस तरह इस मुल्क का हशर कर दिया है, हर इदारा तबाह कर दिया है। ये मईशत सिर्फ नहीं, हर इदारे को, हर शोबे को ये तबाही के धाने पे पहुँचा दिया है। और जिसकी वजह से, और जो जुल्म सितम की वजह से, जो आवाम पे जुल्म सितम इन्होंने ढाया है, जिसकी वजह से मैं कई बार कहता हूँ कि पूरी कौम की ज़ुबान पर समझिए 2 दुआएँ हैं, हर शख्स की ज़ुबान पर, हर जी शऊर शख्स की, हर हसास शख्स की ज़ुबान पर 2 दुआएँ हैं। या अल्लाह, पहली दुआ ये कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये कि या अल्लाह इस्लाम ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला। बात यह है कि इत्तेहादी समझ गए हैं कि ये डूबती हुई कश्ती है, इससे अब यह है कि निकलना ही बेहतर है। बिल्कुल सही चीमा साहब, पॉइंट टेकन। अच्छा, अभी दूसरा मामला जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं और वो मियाँ साहब के साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन पर केसेस हैं। और आज जो खबर सामने आई है वो ये आई है, उनके जो फ्रंट मैन है और उन्होंने जो कुछ इंकशाफात किए हैं, तहकीकात जो उनसे की गई हैं, उनमें उन्होंने बताया है कि उनके निसार अहमद साहब, जिनके 2 बैंक अकाउंट में 11 करोड़ 26 लाख रुपए से ज़्यादा मुंतकिल हुए और फिर ये रकम सलमान शहबाज के अकाउंट में गई। और उन्होंने ये बता दिया है कि जो बेनामी कंपनियों वाला केस है उसमें कितनी रकम कहाँ से आई, कौन से अकाउंट में गई, किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की। तो ये मामला अब ज़रा बिगड़ रहा है ज़ाहिर शरीफ ख़ानदान के लिए। नहीं समझिए, बात यह है कि ये नैब के हवाले से तो देखिए, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट का वो हुक्म जो है उसमें जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा, जब शहबाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा किया
तो आपको याद है कि हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, हाई कोर्ट के हुक्म में ये दर्ज है। उन्होंने कहा था कि एहतसाब के हवाले से नैब की जो पिक एंड चूज़ पॉलिसी है उससे उसकी बदनीति का इजहार होता है। और जिस तरह के आगे जज, जो वीडियो जज आपको पता है जिस तरह के वो फैसले देते रहे, अब ये है कि जिनके बारे में, जिनके कॉन्डक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जज साहब जो है इनका किरदार, इनका कॉन्डक्ट ऐसा शर्मनाक है कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए हैं। जब नैब के बारे में हाई कोर्ट कह रही है कि बदनीति का इजहार होता है उसकी ये जो पिक एंड चूज़ पॉलिसी है एहतसाब के हवाले से, और जज उनके जो है नैब के, उनके कॉन्डक्ट से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सर शर्म से झुक गए हैं, तो ये है कि इन पे कौन एतबार करेगा? ना हुकूमत पे कोई एतबार है, ना नैब पे कोई एतबार है। इनका अनहोली अलायंस है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो बात ये है कि जब इतना मुतनाज़ है, देखें जब इतना मुतनाज़ है तो क्या बेहतर नहीं है कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ जाए, बैठ कर इसकी क़वानीन पर बात कर ले? जी बिल्कुल बैठना चाहिए, जी बिल्कुल सही है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि इसका ये है कि कोई हल निकालना चाहिए। ऐसा इदारा हो, ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर कौम का इतमाद हो। सबसे पहली बात ये है कि टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कैसे हो? ये इदारा आपके दौर में पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर इस तरह के केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, उससे पहले आप पर, फिर अब आप पर भी और पीपल्स पार्टी पर भी। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये इदारा इस्तेमाल ही किया जाता है तो फिर आपको अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म करना चाहिए था ये इदारा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हमसे भी बिल्कुल गलतियां हुई हैं, लग्जियां हुई हैं, पीपल्स पार्टी से भी गलतियां हुई हैं। मैं तो अपनी गलतियों को एडमिट करता हूं, लेकिन यह है कि अब वक्त आ गया है कि इस इदारे ने अपने आप को इस कदर यह है कि मुतनाज़ बना लिया है, और जिस तरह गवर्नमेंट के साथ मिलकर एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ ये कर रहा है, ये है कि इससे अब यह कि बेहतर है कि कोई हल निकाला जाए, ऐसा इदारा हो, ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर कौम का इतमाद हो। देखें, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाज़मी होना चाहिए, उसके बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता, कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसके लिए निज़ाम वो हो, इदारा वो हो जिसके ऊपर कौम का इतमाद हो। लेकिन आप लोग तो किस तरह बैठ कर बात करेंगे? किसी एक नुक्ते पर तो आप लोग इत्तेफाक करते नहीं है, ना अपोजिशन एक पेज पर आती है ना हुकूमत आती है। समैया, हमने कई बार कहा है, हमने हुकूमत से कई बार कहा है, मैं तो वो अल्फाज भी ये इस्तेमाल करता रहा हूँ बार बार कि हमें पीटीआई गवर्नमेंट के जवाज़ हुक्मरानी और अंदाज़ हुक्मरानी दोनों के बारे में जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, जितनी शिकायतें हों, लेकिन अगर मुल्क और कौम के मफाद में कोई ये कदम उठाएंगे, इदारों की बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे, तो हम आगे बढ़कर उनसे तावन करेंगे। लेकिन चीमा साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में अगर नून लीग का बयानिया हम देखें तो बयानिया आपको लगता है कमज़ोर हो गया है? अब मियाँ साहब जो हैं वो लंदन में हैं, इलाज उनका हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग बहस है। मरियम साहिबा खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, बयानिया कौन लेके चल रहा है नून लीग का? देखें, खामोशी के बारे में तो मैं कई बार कहता हूँ, जो आपने कहा ना कि मरीम नवाज़ भी खामोश हैं, उनकी खामोशी के बारे में मैं उनकी तरफ से यही कह सकता हूँ कि कुछ कहने पे तूफ़ान उठा लेती है दुनिया, और अब उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ कहें तब भी मुजरिम हैं, तब भी ये है कि कसूरवार हैं। देखें, बात यह है कि बयानिया जहाँ तक है, बयानिए में समैया कोई फ़र्क नहीं आया। बयानिया हमारा क्या था? वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त देने का मतलब क्या है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये हक़ के हुक्मरानी जो है वो अवाम का है। अब ये जो आर्मी एक्ट में सारी तब्दीली वाला मामला और कानून साजी में क्या हुआ है कि ये हक जो है कि आर्मी चीफ या बाकी चीफ्स जो है हमारे आर्म फोर्सेस के, उनके एक्सटेंशन जो है उसका इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को है। देखिए, अवाम का नुमाइंदा ऐवान है, पार्लियामेंट है, कभी किसी और शो में बात करेंगे, और उनमें कायदे ऐवान को इख्तियार दिया गया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब आपका। और अब आपको कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे। कश्मीर की सूरत हाल पे सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, और ज़ाहिर ये दूसरा इजलास था जो चीन की दरख्वास्त पर किया गया, जिसमें तमाम जो अरकान थे उन्होंने जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर दो टोक मौक़िफ़ दिया है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, ज़ाहिर एक अच्छा इक़दाम है, जो 15 के 15 अरकान थे उन्होंने मसले के हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा इसका कोई और हल नहीं है कि इसका मसला हल किया जाए, संजीदगी से गौर किया जाए। आपको क्या लगता है ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और यकीनन पाकिस्तान की कोशिशों के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा है, खुश आइंदी है, क्योंकि पिछले 5 महीने में ये सेकंड टाइम यूनाइटेड नेशन में एक इजलास हुआ है जिस पर कश्मीर को ज़ेर बहस लाया, और वहाँ ये करारदाद भी बड़े अच्छे तरीके से पास हुई है। अब उम्मीद ये करना चाहिए कि इसके ऊपर अमल कैसे किया जाए, क्योंकि मेन चीज़ बात है जिसको बहुत ज़रूरी है करने की, और जिस पे लास्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ने इतना ज़्यादा अमल नहीं किया, तो करारदाद पास करें और उसके बाद मजबूर किया जाए इंडिया को कि वो जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं वहाँ पर
कश्मीर के अंदर पिछले 165 दिन से इसने बंद किया, लॉकडाउन किया हुआ है, तो वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, रोजगार जिंदगी में तंग किया हुआ है और दुनिया खामोश है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अखबारों में मीडिया में बहुत ज्यादा वहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से मजबूर होकर चाइना की दरखास्त पे इजलास हुआ है। लेट्स सी कि इसकी आउटकम क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि अब मेरे ख्याल में दुनिया से उम्मीद जाग गया है। अच्छा। और वो इंडिया को मजबूर करेंगे कि कश्मीर हालात नॉर्मल। अच्छा हारिस साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं और बड़ी एक मुसलसल कोशिशें की, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कोशिशें थोड़ी सुस्त पड़ गई हैं। आपको ये लगता है कि मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है ताकि मामला हल की तरफ जाए? देखिए समीर, बात यह है कि कश्मीरियों की आवाज़ कौन है इस वक्त? कश्मीरी की आवाज़ पाकिस्तान है। जब भी उनको शहीद होता है वो पाकिस्तान के झंडे में उसकी बॉडी को दफन करते हैं, जिस रोज तो वो कितना पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब इस वक्त जब वो मजबूरी में उनकी आवाज़ दबाई हुई है तो पाकिस्तान को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। दुनिया को बताएं, खासतौर यूनाइटेड नेशन को उनको वादा दिखाएं कि आपने 13 दफा इसका जिक्र किया, यूनाइटेड नेशन करारतें पास हुई है, उसका अमनी मुजाहरा कहाँ है? उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका है और हमारे खित्ते में जो मुल्क है, खास तौर पर रशिया और चाइना, जो कि 2 एटॉमिक मुल्क भी हैं और उसके पर उन मेंबर भी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब, निसार चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अमल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी कुछ खबरें जिन पर कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और कुछ अहम इजलास भी आज हुए हैं। ज़ाहिर चेयरमैन नैब की सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। कुछ अहम रेफरेंसेस की मंजूरी इस इजलास में दी गई। तो एक और रेफरेंस साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी केस के हवाले से अब ये रेफरेंस की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी एक रेफरेंस की मंजूरी दी गई है। और कौन कौन सी रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई है, अफजल जावेद से जान लेते हैं। अफजल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज नए चेयरमैन नैब जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ तो उसमें 3 बड़े हैं, उसकी आज मंजूरी दी गई। उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी गई। और मुल्ज़मान पर जो सरकारी तोशा खाने से को बलाए तार रखते हैं गाड़ियां जो तारीख पर लेने का इल्जाम था, उस इल्जाम के तहत ये रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। साथ साथ चेयरमैन नैब की जानिब से ये चीज भी बात करेगी कि जो नैब है मेरिट के ऊपर तमाम फैसले करता है और कोई केस जो है फेस के तहत नहीं देखता, बल्कि जो करप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसकी रोशनी में तमाम रेफरेंसेस दायर करने के फैसले किए जाते हैं। तो एक आज बड़ा फैसला किया गया चेयरमैन नैब की सरबराही में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में, जहाँ 3 अहम शख्सियात आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो 3 बड़े रेफरेंसेस हैं वो दायर करने की मंजूरी दी गई। तो अफजल, ये नए केसेस हैं, ये नए रेफरेंसेस हैं या किसी और केस में एक और रेफरेंस दायर किया गया? जी बिल्कुल, ये नए केसेस हैं। मुख्तलिफ केसेस में नैब को जो है शिकायत मसूल हुई थी, जिसकी चेयरमैन नैब ने इन्वेस्टिगेशन करने की हिदायत जारी की थी। और जो तोशा खाने में जो तहरीफ लिए गए, खासतौर पर जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, इन तमाम इल्जामात की रोशनी में जो है आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तमाम एविडेंस का तफसीली जायजा लिया और जायजा लेने के बाद ही इन अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे। अफजल जावेद हमें बता रहे थे कि आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इस इजलास में नए केसेस के हवाले से अब नए रेफरेंस दायर किए गए हैं। और ज़ाहिर है ये जो केसेस हैं ये एक डिफरेंट नौयत के हैं कि तोशा खाने में जो तहाइफ वगैरह दिए गए हैं वो किस तरीके से दिए गए, जो गाड़ियां हैं उनको सस्ता फ़रोख्त करने का भी इल्ज़ाम है। और इस तमाम तर इल्ज़ामात की अब तहक़ीक़ात की जाएंगी और इस तहक़ीक़ात जो हैं वो की जाएंगी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ये रेफरेंसेस जो हैं वो दायर किए गए हैं। 3 बड़े रेफरेंसेस हैं जो कि दायर कर दिए गए हैं। अब देखना ही होगा कि नैब इन तमाम तर केसेस को कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर हैं इलाज की गर्ज से और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो भी ज़मानत पर हैं। तो अब ये देखना होगा कि नया जो केस है इसमें अब तहक़ीक़ात किस तरीके से की जाती हैं और कौन कौन लोग जो हैं इसमें शामिल तफ्तीश और भी मज़ीद किए जाते हैं, क्योंकि जो इस तरीके की जो
इजलास होते हैं उनमें जो इस तरह के रेफरेंसेस की मंजूरी दी जाती है, उसके बाद ये केसेस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, असल मामला ये होता है। और ये यही आगे जाके जाते जाते प्रोग्राम में नाजरीन कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो इस तरह की भी कुछ खबरें आई कि कराची में मौसम अभी कुछ रोज़ तक मज़ीद सर्द रहेगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। ये बताइएगा कराची में क्या मज़ीद टेम्परेचर गिरेगा, क्या इतलात है? जी देखें, कराची में आज 8.5 रिकॉर्ड किया गया था मिनिमम, तो अगले 2 दिन भी ऐसे ही है, 7 बिटवीन 7 to 9 इस रेंज में रहने का इम्कान है, खासकर कल और अगले परसों भी। और फिर आगे जो है ना लिटिल इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें एक डिग्री तकरीबन बढ़ जाएगा। अच्छा। तो अब जितनी सर्दी शिद्दत की पड़नी थी वो तकरीबन पड़ चुकी है, लेकिन 2 दिन इसमें और हैं और फिर इम्प्रूवमेंट आएगी, इसमें सर्दी बतदरीज कम होती जाएगी। जी, यानी कि जुम्मा और हफ्ता आप कह रहे हैं कि अभी मजीद सर्दी होगी? और जुम्मा और हफ्ता इसी तरह की होगी जैसे आज रही है या गुज़श्ता 2 दिन, गुज़श्ता 1 हफ्ता से चल रही है। इसी रेंज में टेम्परेचर रहेंगे, बिलखुसूस रात की और सुबह की सर्दी रहेगी। और एतवार से फिर इसमें कदरे बेहतरी आएगी, यानी अभी चल रहा है टेम्परेचर 8, 9 चल रहा है, 7 चल रहा है, 8 चल रहा है, तो फिर 10 से ऊपर हो जाएगा, 10, 11 इस रेंज में आ जाएगा। 10 से 12 की रेंज। क्या बारिश का भी इम्कान है अभी हालिया दिनों में? नहीं जी, कोई इम्कान नहीं है। इस महीने के एंड तक तो कोई इम्कान नहीं है कराची में बारिश का। अभी तक तो सूरत हाल ये है, तो फिर उसके बाद देखें फरवरी में क्या होता है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सर्दी की लहर जो 2 रोज तक बस ज्यादा बरकरार रहेगी, फिर मामूल का मौसम हो जाएगा, ये 20-21 के बाद मौसम नॉर्मल हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, 21 या 22 के बाद मौसम का बेहतर हो जाएगा। यानी ठंड तो रहेगी लेकिन उतनी नहीं होगी कि जितनी ये पिछली कोल्ड स्पेल चल रहा था, इतनी शिद्दत की ठंड नहीं होगी। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना कि जो रात का टेम्परेचर है वो 10 से ऊपर हो जाएगा, 10, 11 फिर 12 इस तरह से उस रेंज में रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हम मौजूद थे। मौसम के हवाले से वो हमें अपडेट ये कर रहे थे कि कल और परसों शदीद ठंड रहने का इम्कान है और शदीद ठंड इतनी रहेगी कि टेम्परेचर 8 और 7 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद बतदरीज जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो सर्दी होगी उसमें भी थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी। 10 और 11 के दरमियान ये टेम्परेचर रहेगा। तो इसके साथ ही प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।